Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is Victorian Age. स्टार्ट हुई थी 1837 में और इसकी एंड हुई थी 1901 में. ये टाइम ड्यूरेशन था विक्टोरियन एज का. लेट्स स्टार्ट विक्टोरियन एज. इस एज में इंग्लैंड की क्वीन थी विक्टोरिया, इसलिए इस एज को विक्टोरियन एज कहा जाता है. विक्टोरियन एज में नॉवेल्स बहुत फेमस हो रही थी. विक्टोरियन एज में चार्ल्स डिकन आए. वुमेन नॉवेल्स में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो रही थी. इससे पहले रिस्टोरेशन एज, रोमांटिसिज्म एज, अगस्टन एज ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. रोमांटिसिज्म एज प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ है. क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन कैसे बनी, इससे पहले किंग कौन था, इसके बाद कौन आया, तब ही ये विक्टोरियन एज आप लोगों को समझ आएगी. रोमांटिक दौर में जॉर्ज थर्ड किंग था जो कि मैडनेस का शिकार था. इसके पागलपन की वजह से ही इसका बेटा जॉर्ज फोर्थ इसकी सीट पर बैठा. कुछ सालों तक वो किंग था इंग्लैंड का. फिर इसके बाद इसकी डेथ हुई और इसका बेटा विलियम फोर्थ इसकी सीट पर बैठा एज अ किंग. अब विलियम फोर्थ के बाद इसकी नीस जिसकी एज 18 ईयर थी, विक्टोरिया 1837 में इंग्लैंड की क्वीन बनी. जिस वक्त ये इंग्लैंड की क्वीन बनी, इस वक्त इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी. इंग्लैंड में मोनार्की चल रही थी. इंग्लैंड की वैल्यू कम हो गई थी. इस वक्त इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल, कल्चरल, साइंटिफिक, मिलिट्री चेंज आए. विक्टोरिया का दौर काफ़ी लंबा था. इस वक्त में पॉइंट्स, नॉवलिस्ट, क्रिटिक्स थे और इस वक्त ही अमेरिकन लिटरेचर भी डेवलप हो रहा था. विक्टोरिया से पहले वाले दौर में पोइम्स ज़्यादा लिखी जाती थी रोमांटिक एज में, और इस एज में यानी विक्टोरियन एज में नॉवेल्स ज़्यादा लिखी जाती थी. विक्टोरिया के स्टार्ट में नॉवेल्स सीरियल से स्टार्ट होते थे. चार्ल्स डिकन द पिकविक पेपर्स नावल थी चार्ल्स डिकन की. इसके ज़्यादातर नॉवेल्स सीरियल से स्टार्ट होते थे. चार्ल्स डिकन की ये नॉवल द पिकविक पेपर्स विक्टोरिया के क्वीन से बनने से पहले पब्लिश हुई थी. विक्टोरियन एज के स्टार्ट में डोमिनेट किया था चार्ल्स डिकन ने. इन्होंने अपनी फर्स्ट नावल पब्लिश कर दी थी द पिकविक पेपर्स, और इसके बाद कंपटीशन में थे विलियम्स मेकपीस थैकरे जिसने वैनिटी फायर लिखी थी. और विक्टोरियन एज में ही 3 सिस्टर थी. इनको ब्रॉन्टी के नेम से जाना जाता है. शार्लेट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी, एनी ब्रॉन्टी. इन तीनों सिस्टर्स ने ज़्यादातर नॉवेल्स नहीं लिखी, लेकिन इन तीनों ने एक एक नॉवल लिखी थी जो बहुत ही फेमस हुई थी विक्टोरियन एज में. विक्टोरियन एज में इन तीनों सिस्टर की प्रॉब्लम ये थी कि ये फीमेल थी और अपने नेम से ये नॉवल पब्लिश नहीं करवा सकती थी. इस एज में लड़कियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. एक तरफ वर्किंग क्लास फैमिलीज़ में तब्दीली आ रही थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, सबको वोट डालने के हक मिल रहे थे, कैमरा नेम की चीज़ आ गई थी, टेलीग्राफ नेम की चीज़ आ गई थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी. दूसरी तरफ वुमेन को दबाया जा रहा था. ये एज प्योरिटन एज से कम नहीं थी, यानी इस एज में लड़कियां अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन में रहेंगी. इनको लिमिटेड एजुकेशन मिलेगी और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी. इसलिए लड़कियां इस एज में अपने नेम से नावल पब्लिश नहीं करवा सकती थी. मैरी एन एवंस, जॉर्ज इलियट. मैरी एन एवंस एक लड़की थी जो जॉर्ज इलियट के नेम से अपने नावल पब्लिश करवाती थी. जॉर्ज इलियट की फेमस नावल हैं एडम बेट, मिल ऑन द फ्लॉस, ये सब थे. विक्टोरियन एज के स्टार्ट की नावल्स और इसके बाद के जो नावल्स थे एलिजाबेथ केसवेल, थॉमस हार्डी, एंटनी ट्रूलो, जॉर्ज मेरेडिथ, एच.डी. वेल्स. और इस वक्त में ये एक साइंटिफिक फिक्शन लिखने वाले नॉवलिस्ट ने अपना करियर का आगाज़ किया जिसका नाम था एच.जी. वेल्स. और ये अपने वक्त में साइंस फिक्शन लिखा करते थे जैसे द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, ये सब थे. इसके बाद पोइट्री की बात की जाए तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरन, मैथ्यू आर्नल्ड, इस टाइम के पोइट और पोइट्री बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी. अपने पहले वाले टाइम की रोमांटिक पोइट्स के रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिकल मोनोलॉग में अपनी रोमांटिक पोइट्री को लिखना स्टार्ट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग इस्तेमाल किया था रॉबर्ट ब्राउनिंग
ने। मैथ्यू ऑर्नर ने पोइट्री लिखने के साथ साथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर भी काम किया। इस वक्त के पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन टी.एस. इलियट ने कहा था कि मैट्रिक्स और मेलनकोलिया इन दोनों के मास्टर थे। इसके अलावा डी.जी. रोस्टी और इनकी सिस्टर क्रिस्टीना रोस्टी, इसकी जो फेमस पोइम है द गैल्बर, और इसके अलावा रड कैपलिंग ने वाइट मैन थ्योरी लिखी थी। थॉमस हार्डी ने भी काफ़ी ज़्यादा पोइम्स लिखी थी, लेकिन इसने काफ़ी अर्सा तक इनको पब्लिश नहीं करवाया था। इसके बाद जेरन मैनकली, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पोइम्स लिखी थी। इसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको मज़हब की तरफ जाना चाहिए, इसलिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी पोइट्री को जला दिया। इसके बाद एल्फ्रेड एस्टिन ने हैपकिंग की पोइम्स को पब्लिश करवाया ताकि इनके जो स्टाइल्स हैं वो आगे जा सके विक्टोरियन एज में। इंग्लैंड की पॉपुलेशन उस वक़्त डबल हो गई थी। इस वक्त पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी विक्टोरियन एज में। अगर ड्रामा की बात की जाए तो ऑस्कर वाइल्ड का नाम काफ़ी था। ऑस्कर वाइल्ड का एक ड्रामा था इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये आपको सिलेबस में मिलेगा। और इसके अलावा जितने भी बच्चों ने चिल्ड्रन लिटरेचर में काम किया था इंडस्ट्रीज़ में, इन सब के नेम मेंशन हो चुके हैं और ये एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। विक्टोरियन लिटरेचर में अमेरिकन लिटरेचर भी शामिल हो रहा था और अमेरिकन राइटर्स ने ब्रिटिश को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। अमेरिकन राइटर्स ने विक्टोरियन राइटर्स से ज़्यादातर रोमांटिक राइटर्स का इन्फ्लुएंस था। अमेरिका में अगर नॉवेल्स की बात की जाए तो नॉवेल सही से डेवलप हो रही थी नेचुरल हैथ्रोन के बाद में, और इसके एक दोस्त जिसका नाम हारमैन मेलविल, जिसने अपनी नॉवल मोबी डिक लिखी थी। और इसके बाद अमेरिकन लिटरेचर में रियलिस्टिक फिक्शन लिखा जाने लगा। इसमें मार्क ट्वेन, हेनरी जेम्स का नाम आता है। मार्क ट्वेन ने अमेरिकन लिटरेचर में अपने नावल को लिखकर लैंग्वेज ही चेंज कर दी। इसके बाद आर्थर कैनन डॉयल अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। और इसके बाद एमलेट किंसन, वाल्ट व्हाइटमैन, ये 19th सेंचुरी के ग्रेट पोइट थे। अमेरिकन लिटरेचर में इन दोनों की नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। वाल्ट व्हाइटमैन घूमने वाला आदमी था, ट्रैवल करता था 24 घंटे, जो अपनी पोइट्री में इनोवेशन लाता था। ऑन द अदर हैंड एमलेट किंसन, जो कि अनमैरिड वुमेन थी, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। इसकी पोइम्स की थीम होती थी डेथ और इमोर्टैलिटी। इसने 1000 से ज़्यादा पोइम्स लिखी थी। दैट्स ऑल।